हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस देखना है अपने पास कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बार बार यही पूछते हैं कि सर हमें लॉ आ तो गया है समझ, बट अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम लिखें कैसे। तो हम एक एक चीज यहाँ पे अपने पास डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें दूंगा जिससे वजह से तुम्हारे को आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होगी। और मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो तुम सबको करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं यहाँ पे करवा दूंगा उतने से काम चलेगा। अपने आप घर बैठ के आंसर्स खुद लिखने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे को एग्जाम में लिखने की पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है। तो हम लोग आज अपने प्रश्न शुरू करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले जिनको मैं डिस्कस कर देता हूं कि एग्जाम में हम पहले क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक पॉइंट्स। तो सबसे पहला क्या है, हमें ड्रॉ करने हैं क्लीन मार्जिन्स, और डबल मार्जिन्स भी हमने उसमें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैं एक बार आज दोबारा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए भी होंगे हमारे साथ जुड़े हुए। तो इमेजिन करो जैसे तुम्हारे सामने ये एक शीट ऑफ पेपर है जो तुम्हारी आंसर शीट है एग्जाम की। तो तुम्हारे पास जो एग्जाम की आंसर शीट होगी उसमें इस तरीके से तुम्हारे पास एक मार्जिन बना हुआ होगा। ठीक है। तो अब एग्जाम में तुम क्या करोगे, यहां पे एक छोटा मार्जिन और अपने पास ड्रॉ करोगे। ठीक है। स्केल से ड्रॉ कर लेना अपने पास ये वाली लाइन। और तुमने कहा लिखना है, तुमने इस बीच में लिखना है, इधर तक नहीं लिखना अपने पास अपना आंसर शीट आंसर। ठीक है। इसी तरह इसी बॉर्डर के अंदर अंदर रह के आंसर लिखना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो लिखोगे वो कई बार विजिबल नहीं होता। कैसे विजिबल नहीं होता, जैसे याद करो कि तुम्हारे को पेपर जब आंसर शीट जब टाई करते हो, मान लो तुमने एक्सेस आंसर शीट ली है, तो पेपर जब टाई करते हो तो रस्सी बांधते हैं, थ्रेड मिलता है एग्जाम में। जब वो थ्रेड मिलता है तो क्या होता है, फोल्ड हो जाता है ये जो कॉर्नर वाला पेपर है। अब जो चेकर होता है, चेकर के पास ये चीज फोल्ड होके पहुंचती है तो उसको रीड करने में दिक्कत होती है, और वो उसको जब रीड नहीं कर पाएगा तो उसी हिसाब से तुम्हें मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें स्पेस छोड़ना है कि वो वहां देखे तो उसको दिखे कि यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे मार्जिन छोड़नी है। दूसरी चीज यहाँ पे मार्जिन क्यों छोड़नी है, क्योंकि जब तुम्हारे पेपर जब तुम अपने आंसर्स लिख देते हो तो आंसर शीट जो इन्विजिलेटर होता है तुम्हारा आंसर शीट को सबको रोल बना के फिर वो सबमिट कर देता है। तो जब वो रोल बना देता है आंसर शीट का, तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो फट जाते हैं कभी कभी। तो क्या होगा, कॉर्नर पे जो लिखा है वो अगर फट गया तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली अधूरा हो गया। तो यहाँ पे कॉर्नर पे अगर कुछ लिखोगे ही नहीं तो तुम्हारा ही फायदा। और ध्यान रखना, एग्जामिनर जो चेकर है तुम्हारा, उसके वो पर पेपर पैसे मिलते हैं। तो जितने ज्यादा पेपर वो चेक करेगा उतने ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। तो अगर उसको यहाँ पढ़ने में टाइम लग रहा है, इधर कुछ लिखा है, अगर वो पढ़ने में टाइम लग रहा है तो पढ़ेगा नहीं, कहेगा यार जल्दी आगे बढ़ो और पेपर चेक करने पैसे कमाने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए एक तरीके से वेस्ट है, यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ भी कुछ काम का नहीं आएगा। तो तुम ये अपने पास लाइन खींच लेना और विद इन दिस लाइन लिखना। अच्छा, एक चीज मैंने और वहां पे लिखी हुई नोट्स में, वो ये है कि तुम डबल मार्जिन भी यूज कर सकते हो। तो डबल मार्जिन कैसे, यहाँ पे भी तुमने अपने पास एक लाइन और खींच ली। तो अभी एक लाइन और क्यों खींच ली, जैसे देखो लॉ में जब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा, उसके अंदर मल्टीपल सब पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी। ज्यादातर 4 क्वेश्चन होते हैं या 5 भी हो सकते हैं, 4 4 नंबर के, डिपेंडिंग कि उनको कैसा देना है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल 4 पार्ट है। तो तुम क्या करोगे, या तो कुछ बच्चे यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, या फिर कुछ बच्चों की हैबिट होती है यहाँ लिखने की। ठीक। तो अगर तुमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, अब 1 का तुम ए पार्ट अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुम यहाँ लिख दोगे अंदर ए। ठीक। अब मान लो तुमने आंसर लिखना शुरू करा, अब तुम्हारे आंसर में तुम्हें अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स है, करीब 10 पॉइंट है। तो तुम्हें सब आंसर पॉइंट में देने हैं। तो तुम 1 2 3 4 भी बनाना चाहोगे तो वो 1 2 3 4 तुम यहां बना सकते हो, 1 2 3। इस तरीके से क्या होगा
कि तुम जब आंसर लिखोगे तो तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे इधर ही रहेंगे, और तुम जब स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर यहीं से स्टार्ट करोगे अपने इस मार्जिन से। उससे तुम्हारे आंसर्स बहुत ही अच्छे, नीट एंड क्लीन विजिबल रहेंगे। हमारा काम यह है चेकर का काम आसान करना, उसका काम मुश्किल करना नहीं। अगर वो तुम्हारे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ढूंढ रहा है, कहाँ है 1 कहाँ है 2, तो उसको टाइम लगेगा, एंड फिर वही सेम चीज, जितना उसको टाइम लगेगा उतने वो मार्क्स कम देगा। ठीक, तो ये डबल मार्जिन, ये वाली मार्जिन तुम्हारे लिए ऑप्शनल है कि बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये वाली तो जरूर बनाना है क्योंकि तो इसे यहाँ लिखना कोई फायदेमंद नहीं है। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं ये कम से कम एटलीस्ट 15 पेजेस में जरूर एक बार में खींच लेना। स्टार्टिंग के जो टाइम मिलता है जब तुम पेपर पढ़ने बैठोगे तो उसी समय पे 15 शीट्स में कम से कम ये लाइन खींच लेना, क्योंकि क्या होगा जब लास्ट तक पहुंचोगे ना, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम सारा लिख सको, सब लाइंस खींच सको। उस समय तो बस भाई धड़ल्ले से लिखना है तुमने। तो 15 शीट तक एक साथ खींचते चले जाना, ताकि फिर बाद में तुम्हारे को टाइम मिले ना मिले। ठीक है, अच्छा, अब जब ये लाइंस खींचोगे तो तुम्हारी आंसर शीट तो बड़ी होती है, तो तुम लेके जाओगे बड़ा स्केल। एक 6 इंच वाला स्केल मत लेके जाना जो 15 सेंटीमीटर वाला है, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके जाना। एग्जाम में ऐसा ना हो कि तुम वहां से लाइन खींच रहे हो फिर यहां से खींच रहे हो, इस चीज में टाइम नहीं लगाना। वहां पे हमने डांस नहीं करना है कि भाई टाइम वेस्ट हो हमारा। तो लंबा स्केल लेके जाना और एक ही बार में दोनों मार्जिन पे अपने लाइन खींच लेना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखे या यहां लिखे। बेटर तरीका तो यह है कि क्वेश्चन तुम यहां लिखो, ठीक है, ताकि क्लियरली विजिबल हो इन्विजिलेटर को, सॉरी चेकर को, कि तुम कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। कभी कभी मैंने बहुत बार एग्जाम में, क्या क्लास टेस्ट में, जो क्लास में बच्चे टेस्ट देते हैं उसमें करते हुए देखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दिया, वहां पे 3 लिख दिया, बस 1 3 सामने। चेकर को मुझे खुद चेक करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि तुम ये पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हो या क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, तो मेंशन करना है। बहुत बच्चे हैं यहाँ पे जो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं लिखते, सिर्फ 1 2 3 4 और करते चले जाते हैं। अरे बताओ तो भाई, क्वेश्चन है, पॉइंट है, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आंसर करो। और बेटर तरीका यह है कि क्वेश्चन 1 तुम यहीं लिख दो बीचों बीच, और हर क्वेश्चन की कोशिश करो नए पेज से शुरू करो, अनलेस एंड अनटिल जिस पेज पे तुम आंसर सॉल्व कर रहे हो उसमें बहुत जगह बच गई, ठीक है, वरना हर क्वेश्चन को नए पेपर पे सॉल्व करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 तुमने कर दिया, बाद में तुम्हें कुछ और पॉइंट उसमें याद आ रहा है तो तुम उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। या कभी कभी ऐसे होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 तुमने गलत समझ के आंसर कर दिया, तो तुम क्या कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन भी काटने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो तुम उसको काट के उसके नीचे ही बचे हुए को लिख सको। इसलिए बेटर है हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना, सब पार्ट्स को भी, वन जो ए बी सी डी पार्ट्स होते हैं उनको भी नेक्स्ट पेज से। यहाँ पे एनवायरनमेंट की चिंता मत करना, अपने एग्जाम की, अपने करियर की चिंता करना। कई बच्चे कहते हैं कि सर पेपर वेस्ट होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अरे एनवायरनमेंट की छोड़, तेरा करियर का सवाल है भाई, तेरा करियर नुकसान हो जाएगा यहाँ पे अगर आंसर्स खराब हो गए तो हर क्वेश्चन चाहे सब पार्ट्स भी हो, कोशिश करना नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ और देखते हैं। तो ड्रॉ क्लीन मार्जिन्स, डबल मार्जिन्स आल्सो अलाउड, यूज लॉन्ग स्केल एंड पेंसिल, ड्रॉ मार्जिन्स ऑन 15 पेजेस एटलीस्ट, यूज ओनली ब्लैक पेन, मैंने अंडरलाइन कैपिटल्स में लिखा है इसको, ओनली एंड ओनली ब्लैक पेन, चाहे कोई सा भी पेपर हो तुम्हारा, नो ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन। कुछ बच्चों को आदत होती है कि स्कूल में उनको टीचर कहते हैं कि अपनी नोटबुक क्रिएटिव रखो, तो वो रेड पेन ग्रीन पेन भी लेके चलते हैं, और क्या करते हैं, जो चीज अंडरलाइन करनी होती है तो उसके नीचे ऐसे से ना लहर सी बना देते हैं समुद्र की, और कहते हैं कि देखो हमने इसको मार्क कर दिया। तुम्हें लहरें बनानी है बनाओ, अंडरलाइन करना है करो, बट किससे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से। अगर पेंसिल यूज करना है तो पेंसिल से भी कर सकते हो, बट अपनी अब जो ये एग्जाम आंसर शीट है उसको तुम आर्ट एंड क्राफ्ट की नोटबुक बना के नहीं आओगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज करोगे, ठीक। दूसरी चीज, आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मार्क के लिए हमारे पास 1.5 मिनट ही है। ये एक चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी है, एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं। हमारा जो पेपर होने वाला है अकाउंट्स का या लॉ का, ये कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है।
ठीक, इसमें जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 3 घंटे है। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। ठीक है, तो 100 मार्क्स के पेपर के लिए तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 180 मिनट, यानी कि 1 मार्क के लिए तुम्हें मिलते हैं 1.8 मिनट। बट ये 1.8 मिनट नहीं है, तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट का मतलब है 100 मार्क्स के लिए कितने हो गए, 150 मिनट्स। 100 मार्क्स के लिए हो गए 150 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स तुम्हारे पास बच जाते हैं। अब ये 30 मिनट्स क्यों बच रहे हैं, क्योंकि इस 30 मिनट्स में तुम पेपर भी पढ़ोगे, लाइंस भी खींचोगे, एक दूसरे की शक्लें भी देखोगे, वॉशरूम भी जाओगे, आजू बाजू में कोई किसी ने चीटिंग करने की कोशिश करी उसको भी देखोगे, खुद चीटिंग करने की भी कोशिश करोगे हैं, या फिर दीवार पे चलती छिपकली भी बड़ी पसंद आएगी। तो सारे कामों में टाइम लगता है, प्लस सबसे जरूरी चीज लास्ट में रिवीजन भी करना है, एक बार देखना है कि तुमने जो पेपर में किया है उस वक्त ठीक किया नहीं किया, कुछ करेक्शन करने की जरूरत है कहीं पे या नहीं। तो उन सब चीजों में 30 मिनट्स तुम्हारे आराम से निकल जाने वाले हैं। तो हमने टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, और किसी भी क्वेश्चन पे जितने भी मार्क्स का है 1.5 मिनट उस हिसाब से मार्क्स में ऐड कैलकुलेट करके लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 1.5 मिनट के हिसाब से तुम्हें इसमें करीब 6 मिनट लगने हैं। 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट, तो 4 मार्क के लिए कुछ 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा है तो आगे बढ़ो, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत टाइम दे देते हैं, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये तुम सीए के पेपर्स में फील करने वाले हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल लेवल हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 20 मार्क का होता है, ठीक है, और अगर 20 मार्क का है तो टेक्निकली कितना टाइम हो जाना चाहिए, 20 इंटू 1.5, 30 मिनट्स। ठीक, बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में ही 45 मिनट्स आराम से लगा देते हैं। ये एक एवरेज टाइम है जो मैं बता रहा हूं, 40 टू 45 मिनट्स एवरेज वो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा देते हैं। कुछ कुछ बच्चे इसको 1 घंटे तक भी स्ट्रेच कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। और क्या है, स्टार्टिंग में तो स्पीड अच्छी आती है, स्पीड कम आती है, हैंडराइटिंग अच्छी आती है, आखिर में चल के हैंडराइटिंग बुरी होती है, स्पीड तेज होती है, और हैंडराइटिंग जितनी बुरी होगी उतना ही समझने मुश्किल, यानी कि चेकर के लिए उतना ही मुश्किल, उतने ही कम मार्क्स आएंगे। तो इन चीजों को, बेसिक चीजें हैं, इनको अपने पास ध्यान रखना। मैं तुम्हें ये जो शीट मैंने बनाई है ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, बट अपनी तरफ से खुद भी ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, तो अब हम देखते हैं अपने पास एग्जाम में हमारे सवाल कैसे वाले हैं। तो देखो, दो ही तरीके के सवाल हमारे पास एग्जाम में आएंगे लॉ के पेपर में, या तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या फिर एक केस स्टडी या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, सिंपली जो जिसको तुम बोलते हो थ्योरी क्वेश्चन, और केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हो गया सिंपली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एग्जाम में यही दो सवाल आने वाले हैं लॉ के अंदर, या तो थ्योरी या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ ही बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की कि उनको ये क्वेश्चंस भी थ्योरी के क्वेश्चंस लगने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इनकी लिखनी थ्योरी ही होती है। बट वो तभी तभी किसी को फील होता है जब वो खूब सारी प्रैक्टिस करता है, अदरवाइज नहीं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थ्योरी, जिसमें डायरेक्टली पूछ लिया कि ये चीज क्या है, या सिंपली पूछ लिया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें तुमने सीधी सीधी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को आंसर करना है। दूसरा है केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड, जहां पे तुम्हारे सामने वो एक केस स्टडी दे देगा, एक सिनारियो बना देगा, कहेगा ऐसा ऐसा हुआ है, ए बी का सी का, ऐसा कुछ भी, और उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो अब बताओ लीगली क्या होना चाहिए, ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है। तो वो हो गए तुम्हारे केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड। अच्छा, तो बच्चे पूछते हैं कि सर किस में से चांसेस ज्यादा है केस स्टडी बेस्ड आने के,
तो आजकल कंपनीज एक्ट इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट चल रहा है। कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, ये दोनों बहुत ही फेवरेट एक्ट्स हैं इंस्टीट्यूट के इस वक्त। इनसे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी सवाल आते हैं और पार्टनरशिप एक्ट से भी काफी सवाल आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो थोड़ा है ही बड़ा, बट इन जो 3-4 एक्ट्स हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट छोटा एक्ट है, 4 चैप्टर का कुछ है, पार्टनरशिप भी 4-5 चैप्टर का कुछ है, कंपनीज एक्ट एक ही चैप्टर है और LLP एक्ट भी एक ही चैप्टर है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं मेन, इनसे बहुत इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो उनको थॉरली पढ़ के जाना है। अब हम एक एक करके 2 तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि 2 तरह के क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। और मैं केस स्टडी बेस्ड भी लाया हूं, मतलब क्वेश्चंस भी लाया हूं, जहां पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि अगर ऐसा सवाल आया तो तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि थ्योरी क्वेश्चन को आया तो कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो उसे कैसे आंसर करेंगे। ठीक, चलो जी, तो देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है हाउ टू आंसर डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले देखो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स स्ट्रेट आंसर्स। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, गो पॉइंट वाइज। सर हमारा क्या कह रहा है मनीष? मनीष ऑनलाइन होगा सर हमारा, तो मनीष आवाज तेरे पीछे से बहुत आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है, लिख के भेज दे डाउट। तो चलो एक बार देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर देंगे, स्ट्रेट आंसर देंगे। सवाल ने पूछा व्हाट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर के साथ। और कई बार क्वेश्चंस को हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी वो चीज एक्सेप्शन भी पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो चीज है उसके कुछ एक्सेप्शन बताओ। कुछ बच्चे कह देते हैं नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ और आंसर लिखा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मींस जो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ध्यान से हमने क्वेश्चन को रीड करना है कम से कम 2 बार, कि अगर कोई भी चीज मिस आउट हो गई तो दूसरी बार पढ़ लोगे। अच्छा, आंसर हमेशा मोस्टली हमने पॉइंट वाइज देना है। जितने ज्यादा पॉइंट्स में आंसर दोगे उतना ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर मैं तुम्हारे को बुक दे दूं ऐसी जिसके अंदर कोई इमेजेस नहीं है, पूरी की पूरी थियरी है, पूरा पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तुम ऑटोमेटिकली क्या करोगे, रीड करते करते सो जाओगे या फिर अवॉइड करोगे उसको रीड करना। ठीक, तो हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज जाना है। अपने चीजों को, आंसर को तोड़ दो इनटू पॉइंट्स। तुम देखोगे जब मैं क्लास में तुम लोगों को कोई चीज किसी चीज की डेफिनेशन भी पढ़ाता था, तो कई बार उस डेफिनेशन को ही मैं अगले अलग अलग लाइंस में लिखता था, तोड़ तोड़ के लिखता था। तो वो क्यों करता था, ताकि तुम्हारे को अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखवाऊंगा तो तुम एक एक चीज को स्लोली स्लोली लिखोगे, स्लोली स्लोली देखोगे, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी चीज तुम्हें समझ में आने लगेगी। तो कोशिश करना है कि पॉइंट वाइज हमने आंसर देना है। ठीक, दूसरा, जब आप पैराग्राफ्स बनाते हो, अगर मान लो पैराग्राफ में आंसर देना पड़ रहा है तो एक लाइन छोड़ देना। कुछ बच्चों को उसमें भी आलस आता है कि एक लाइन छोड़ी नहीं जाती उनसे, या उनको वहां पे भी एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है कि पेपर वेस्ट होगा। अरे भाई, पेपर वेस्ट नहीं कर, यहाँ पे पेपर नहीं, अपने करियर को बचाओ। एनवायरनमेंट को बाद में बचा लेना, पहले करियर बचा लो अपना। एक लाइन छोड़नी है पैराग्राफ में, ताकि कई बार होता है कि आंसर आपका लास्ट तक जाता है और आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, आपको तो पता है पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, चेकर को नहीं पता है, तो एक लाइन हमेशा बीच में छोड़नी है। ठीक, अच्छा, आगे, हाईलाइट या अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में तुम हाईलाइटर ले गए, येलो कलर वाला, ग्रीन कलर वाला। हाईलाइटर नहीं लेके जाना है, और अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बॉक्स में डाल दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड से मेरा मतलब क्या है, कुछ बच्चों की हैबिट होती है वो पूरे पेपर में, पूरे आंसर में ही इतनी लाइन खींच के जाते हैं कि चेकर नहीं समझ पाता कि भाई क्या क्या चेक करूं, क्या क्या देखूं। जैसे ऐसे समझो, तुम कभी देखना एक छोटे बच्चे को अगर तुम 1 या 2 कैंडी का ऑप्शन दोगे तो वो उनमें से आराम से पिक कर लेगा। वही तुम उसके सामने 10 कैंडीज रख दो और कहो कि इसमें से तुझे 1 या 2 ही पिक करनी है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे ही अगर तुम चेकर के सामने बहुत सारे अंडरलाइन कर दोगे आंसर्स, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई कौन सा, किस चीज के ऊपर तुम एम्फसाइज करना चाह रहे हो। तो जो आंसर है उसके अंदर 4 या 5 वर्ड, 6 वर्ड मैक्सिमम, इतने तक ही आप अंडरलाइन करोगे, उससे ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और हाईलाइट अंडरलाइन किससे करोगे? ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से। कोई रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन से नहीं करेगा अंडरलाइन, ना ही कोई हाईलाइटर एग्जाम में लेके जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स। कभी कभी बच्चे अपना आंसर समझा नहीं पा रहे, उनको पता है कि वो क्या कह, उनको जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, बट वो समझा नहीं पा रहे हैं थियरी में। तो क्या करो, अपने माइंड में एक स्टडी बनाओ, एक एग्जाम्पल बनाओ और उस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो चेकर को। तो चेकर को ये पता चल जाएगा कि अच्छा तुम जो कहना चाह रहे हो वो ये है और तुम्हारे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। तो एग्जाम्पल्स अपने पास जरूर देना। अब एग्जाम्पल देने से मतलब ये भी है कि अगर तुम्हारे को कोई केस स्टडी याद है, जैसे एग्जाम हमने बुक में देखो ना, बुक में बहुत सारे अलग अलग केस लॉज भी हैं, तो वो केस लॉज भी अगर कोट करने की जरूरत पड़ती है तो वो केस लॉज भी तुम अपने पास कोट कर सकते हो। जैसे कंसिडरेशन का जो एग्जाम्पल है हमारा, एक चैप्टर नंबर 3 जो हमारा बुक में है, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में जैसे उसके इसेंशियल एलिमेंट्स में भी आता है एक चीज, तो जैसे उसमें केस लॉ है चिन्नय वर्सेस रमैया का। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है जिसमें केस लॉ भी है तो केस लॉ भी कोट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब सर क्वेश्चन हमारे पास तो बुक में इतने सारे केस लॉज हैं, कितना कितना को याद कर लेंगे? तो कोशिश करो जो बोल्ड में है बुक में उनको अंडरलाइन करो, उनको याद कर लो। ठीक है, अगर याद नहीं होते हैं तो क्या सर हमारे मार्क्स कटेंगे? आधा नंबर कट सकता है, बट जिस बच्चे ने याद किया उसको आधे नंबर ज्यादा मिलेंगे भी। ऑब्वियस है ना, उस बच्चे ने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, अगर उसको केस लॉज याद है तो उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी है ना, तो उसको मार्क्स मिलेंगे भी। ठीक है, तो गिव एग्जांपल्स या फिर रेफरेंस टू केस स्टडी। रेफरेंस ऑफ केस लॉज। ठीक है, और लास्ट में प्रूव द आंसर, अपने आंसर को प्रूव करो। कई बार बच्चे पूरा सवाल का आंसर ले आते हैं बट लास्ट में उसका सोल्यूशन देते, प्रूव नहीं करते कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आधा या एक नंबर अपना यहाँ पे कटने से बचाना है, कि लास्ट में उसको प्रूव भी करके दिखाना है कि भाई क्या है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो तुमने सोल्यूशन दिया वो ठीक है, प्रूव करना है। आओ पहले इस डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर एक सवाल देखते हैं। ठीक है, केस बेस्ड को थोड़ी देर में देखते हैं, मीनवाइल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में जैसे कैसे आ सकता है। अब मैं एग्जाम का ही सवाल ले रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो तुम्हारे सामने नवंबर 2019 का सवाल है। नवंबर 2019 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2A, और ये आया 7 नंबर का। अब ध्यान से सोचो, 7 नंबर का अगर पेपर में क्वेश्चन आया है तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि 7 नंबर जितना मटेरियल भी लिखो। 4 नंबर का है तो 4 नंबर का मटेरियल, 7 नंबर का है तो 7 नंबर का मटेरियल एक्सपेक्ट करेगा। ठीक, तो सवाल क्या था? कहता है डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है कंसिडरेशन को डिफाइन करो। तो बुक्स में हमारे बहुत क्लियरली डेफिनेशन लिखी है कंसिडरेशन की, तो तुम्हें वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। सर क्या एज इट इज लिखनी है? हाँ, कोशिश करो एज इट इज, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन एज इट इज लिखो। जैसे कंसिडरेशन डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, या चैप्टर फ्री कंसेंट है तो कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है उसकी डेफिनेशन, कोवर्जन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशंस भी अच्छी होती हैं, तो मैं कोशिश करनी है उन डेफिनेशंस को याद रखो। पूरी तरह याद नहीं रख पा रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें जब डेफिनेशन रीड करोगे बुक से तो तुम्हें पता लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, नए नए वर्ड्स है तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे खुद की वोकैबुलरी में कुछ नए नए वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं। तो उन वर्ड्स को जरूर एग्जाम में लिखना है और अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, उसका अटेंशन ग्रैब करना, कि भाई तू जो वर्ड ढूंढ रहा है ना, तू वो खुद मत ढूंढ, मैं तेरे लिए वो काम करके देता हूं। तो वो जितना कम काम उसका आसान करोगे उतना खुश, उतने ज्यादा मार्क्स। तो देखो कंसिडरेशन की डेफिनेशन, देखो मैंने आंसर शीट को तुम्हारे क्वेश्चन को आंसर के वैसे ही दिखाया है जैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ये वाली मार्जिन, ये वाली मार्जिन तुम्हारे सामने क्वेश्चन में खुद होती है, आंसर शीट में खुद होगी। मैंने देखो एक लाइन और खींची हुई है और एक थोड़ी सी यहां पे भी लाइन छोड़ी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वो है डिफाइन कंसिडरेशन, उसका आंसर लेना शुरू करा। तो
कंसिडरेशन, जिस बच्चे को सेक्शन याद है सेक्शन बी लिख के आए, सेक्शन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, आधा नंबर उसका भी मिलता है। अब जिस बच्चे को याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम सेक्शन का नंबर लिख के आओ, बट अगर 99% श्योर हो कि यह है सेक्शन नंबर, 1% अगर डाउट है तो सेक्शन नंबर छोड़ देना। अगर तुमने सेक्शन नंबर गलत कोट किया तो मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम्हें वो सेक्शन नहीं पता जिसका सवाल है, दूसरा जो सेक्शन तुम कोट करके आए किसी और चीज का वो भी तुम्हें नहीं पता, तो दोनों सेक्शन तुम्हारे को नहीं पता, इसके मार्क्स कटेंगे। तो अगर 100% श्योर हो कि सेक्शन नंबर यही है तो लिख के आना, 99% श्योर है 1% डाउट है तो छोड़ देना, ठीक है। बट क्या लिख के जरूर आना, को एक्ट का नाम, एक्ट का नाम और उसका ईयर, ये 2 3 4 ही एक्ट है जो जिनके तुम्हें ईयर याद रखने हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। तो 4 5 साल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं याद करने के लिए। तो तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम और उसका ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा पहले देखो, बुलेट पॉइंट्स में दिया आंसर, बुलेट पॉइंट में कि भैया पहले चीज का आंसर कंसिडरेशन, सेक्शन लिखा, उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, तुम इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड तो तुम एग्जाम में कर नहीं पाओगे तो तुमने इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर उसकी डेफिनेशन लिखी, व्हेन एट द डिजायर द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration of the promise। तो तुम्हें ये डेफिनेशन लिख के आनी है। अब ये मत कहना कि सर ये बहुत ही अजीब सी है, बहुत ही एब्सटेन है, ये है वो है। भाई एग्जाम में एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, जो एक्सक्यूज देगा वो अगला अटेम्प्ट देगा, जो एक्सक्यूज नहीं देगा वो इंटरमीडिएट का एग्जाम देगा, ठीक है। तो डेफिनेशंस कुछ कुछ तो हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, या पूरी याद नहीं हो रही तो उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक। तो पहला डिफाइन कंसिडरेशन, इसका जवाब दिया। फिर उसने क्या पूछा, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो लीगल रूल्स पूछ रहा है, तो लीगल रूल्स जितने भी हैं सारे कोड कर देना क्योंकि सवाल 7 नंबर का है, ठीक है। ऐसे समझो मैं अगर तुमसे मैं पूछता हूं, मैं तुमसे एग्जाम में पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, चाय, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, और तुम कह रहे हो कि उसमें वो है 2 नंबर का 3 नंबर का। तो चाय बनाने का लंबा प्रोसेस है, जैसे पहले पानी गर्म करना है, ठीक है, पानी गर्म करने के बाद आपको उसमें दूध डालना है, दूध डालने के बाद उसमें आपको चाय पत्ती डालनी है, फिर उसके बाद आपको चीनी डालनी है, फिर आपको कुछ देर उसको बॉईल करना है, और फिर जाके किसी किसी को शायद उसमें लौंग भी डालनी है, किसी को अदरक डालना है, किसी को इलायची डालनी है, तुलसी डालनी है, तो वो भी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। उसके बाद आपको उसको छानना है, फिर निकाल के उसको पीना है, तो एक प्रोसेस है। वहीं अगर मैं ये क्वेश्चन में तुम्हें 2 नंबर का दे दूं तो तुम क्या कहोगे कि सर 2 नंबर का तो था, तो मैं 2 या 3 पॉइंट लिखाता हूं बस। अरे भाई तुम 2 या 3 पॉइंट लिख के आ रहे हो तो उससे तुमने मुझे प्रोसेस थोड़ी बताया, तुम तो अधूरी चाय बनवाई, सिर्फ चाय उबलती छोड़ दी, या चाय में दूध और पत्ती डाल दी, चीनी नहीं डाली, या चीनी डाल दी पत्ती नहीं डाली। तो इस तरीके से आंसर नहीं करना है। उसने पूछा है बड़े आंसर, बड़े मार्क्स में, ज्यादा मार्क्स से पूछा है उसने, तो फिर तुम्हें लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन सारे लिख के आने जितने भी हैं, ठीक है। तो देखो लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन सेकंड बुलेट बनाया और उसको फिर हेडिंग बनाई, समझ रहे हो। आंसर हमने उसके लिए आंसर रीड करना आसान करना है, ना कि मुश्किल। तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन पकड़ा। अब नीचे देखो सब पॉइंट्स बना दिए, तो ये सब पॉइंट्स जो बच्चे सेकेंड लाइन बना रहे हैं ये वाली, तो ये सब पॉइंट्स जो यहां लिखे हैं तुम इनको अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और उन सब पॉइंट्स को फिर तुमने हेडिंग डाल दी एक छोटी छोटी। बुक में भी अगर तुम देखना तो मेरी बुक में ये चीजें इसी तरीके से अंडरलाइन करके भी मतलब पॉइंट्स बने हुए लिखे हुए हैं कि पहले उसकी छोटी सी हेडिंग आ गई, फिर उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, फिर अगली हेडिंग आ गई, फिर उसके अंदर अलग एक्सप्लेनेशन आ गई। तो जैसे देखो पहला रूल क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सिर्फ इतना लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तुम्हारे को पॉइंट याद आ जाएगा कि यार मैंने इतना लिख दिया तो हाँ इसके अंदर क्या था, और उसको अंडरलाइन कर दिया, तो जो चेकर है उसका ध्यान तुमने खींच लिया इस बात पे। अब हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, दिस इंप्लाइज द रिटर्न एलिमेंट कंसिडरेशन, ठीक है।
अब इसके अंदर एक केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये हमारी बुक के अंदर भी है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो तुमने ये दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस लॉ बस लिख देना है। केस लॉ ये था, लिखा है मैंने नीचे, डोंट एक्सप्लेन द एंटायर केस, जस्ट मेंशन द केस स्टडी। जिस बच्चे को भी केस स्टडी अगर याद आ रही है तो मेंशन कर दे, ताकि वो और एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार इस बच्चे को तो केस लॉ तो पता है, थियरी पता हो ना पता हो, केस लॉ पता है। तो इससे क्या होता है, एग्जाम में को दिखता है कि आगे चल के लाइफ में अगर इस बच्चे को कभी ये चीज समझ नहीं है, इस चीज को समझना है, तो वो सीधा सीधा रेफर करेगा केस स्टडी को और अपना आंसर, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक, जैसे इसका सेकंड पॉइंट देखो आगे क्या कह रहा है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो एक इसको पॉइंट को लिखा, अंडरलाइन कर दिया, फिर लिखा नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, इन इंडिया consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. In other words, there can be a stranger to consideration but not a stranger to contract. इसका भी एक केस लॉ है, चिन्नया वर्सेस रमया, इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये भी। तो इसको भी तुमने वहां पे क्या किया, केस लॉ लिख के कोट कर दिया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये पूरा सवाल ही इस चीज के ऊपर आ गया। अभी तो उसने क्या पूछा, इसेंशियल लीगल रूल्स पूछे, अगर वो चीज क्वेश्चन में इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछे, तब तुम केस लॉ को एक्सप्लेन करके आओगे, चेन्नई वर्सेस रमैया वाला। याद करो मैंने एग्जांपल इसको क्लास में समझाया था कि एक लड़की थी, वो अपनी उसकी बूढ़ी मम्मी थी और उसकी एक मौसी भी थी। तो बूढ़ी मम्मी के पास प्रॉपर्टी थी, उसने कहा था बेटी को कि मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी, बट तभी दूंगी जब तू मौसी को हर साल कुछ पैसा दिया करेगी उस प्रॉपर्टी में से। तो ये वाला था वो केस, चेन्नई वर्सेस रमैया वाला। तो अगर सवाल डायरेक्टली सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो फिर तुम ये भी एक्सप्लेन करोगे और केस लॉ भी, बट यहाँ पे जब सवाल ऐसा नहीं पूछ रहा है तो सिर्फ केस लॉ मेंशन करके आ जाता है। फिर आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जितने भी आगे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स तुम अपने पास मेंशन करके, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, consideration must be real and not illusory, consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कितने मार्क्स का है, 7 नंबर का क्वेश्चन था, तो 7 नंबर में 8 पॉइंट्स दिए और थोड़ा सा डेफिनेशन का भी हिस्सा दिए, कंसिडरेशन का। तो इस तरीके से जब तुम पैकेज में आंसर दोगे तब जाके तुम्हें आंसर के पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना उम्मीद मत करना कि इंस्टीट्यूट आंसर देगा। ये स्कूल नहीं है जहां पे तुम्हारे को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, यहाँ ग्रेस मार्क तो छोड़ो, यहाँ पे मार्क्स काटे जाते हैं और ये मजाक नहीं है। तुम लोगों ने बच्चों, अपने सीनियर्स कोई हैं अगर, उनसे सुन लेना ये बात कि यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, कम किए जाते हैं, दिए तो छोड़ो जाते हैं, ग्रेस तो देते ही नहीं। ग्रेस तो तभी देते हैं जब उनको दिख गया कि बच्चा फेल है, पास नहीं होने वाला, तब दे दिए उसको खुशी के नंबर। अदरवाइज अगर पास होता हुआ बच्चा है तो उसके मार्क्स काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जैसे नवंबर 2019 में ये सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं, देखो नवंबर 2019 में ही एक और सवाल आया, क्वेश्चन 6A, एक्सप्लेन द टर्म कोवर्जन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो पहला, एक्सप्लेन द टर्म कोवर्जन, कोवर्जन बताओ। तो कोवर्जन हमने क्या सीखा था कि भाई अगर प्रॉपर्ली हिंदी में समझाऊं तो एक आदमी एक आदमी जो किसी को थ्रेटन कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है टू कमिट समथिंग, या कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, या किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, डिटेन कर लेता है, या डिटेन करने की धमकी देता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, तरीके से कोवर्जन कहते हैं। तो वो डेफिनेशन में ये वर्ड्स तुम्हारे होने चाहिए, डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन, प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, थ्रेटन, कमिटिंग, ये वर्ड्स तुम्हें मिलने चाहिए। तो देखो मैंने क्या आंसर शुरू किया, वैसे अब मैं पूरा फॉर्मेट दोबारा नहीं बनाया, वैसे तो आप फॉर्मेट समझ में आ गया कि इस फॉर्मेट में आंसर देना है, तो मैंने सीधा आंसर एक्सप्लेन शुरू करा कि भैया कोवर्जन क्या है। कोवर्जन सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर सेक्शन नंबर याद है तो कोट कर देना। अब कोवर्जन डेफिनेशन, कोवर्जन इज कमिटिंग or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person
विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो ये डेफिनेशन में देखो मैंने अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स, मैंने बोलता आंसर तो बहुत बड़ा होगा पर सारे पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं करने, इतनी सारी कैंडीज दे दोगे छोटे बच्चे को तो कुछ भी नहीं उठाएगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स, कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट, अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन, या ये कर सकते हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनको अंडरलाइन करो, क्योंकि वो यही वर्ड ढूंढेगा। सारा आंसर रट्टू तोते की तरह नहीं लिखना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो तुमसे जरूर एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने आ रही है एक प्रोफेशनल डिग्री जो तुम्हें मिलेगी, तो प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोवर्जन की डेफिनेशन आई। फिर पूछता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन, तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो देखो इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसकी हेडिंग बनाई कि अब हम इफेक्ट्स को आंसर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर याद है तो वो भी कोट कर दिया। तो 3 पॉइंट कि कोवर्जन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। दूसरा, जिस पार्टी को भी अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट मिला है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है, तो जिस पार्टी के पास भी कोई सामान आता है तो उसको वापस करना पड़ेगा। उसको कोई डैमेजेस हुए तो उसको वो डैमेजेस मिलेंगे, और वो कोई भी जो उसको प्रॉपर्टी में वो हुआ है, कोई इमोशनल डैमेज हुआ है, कोई मेंटल डैमेज हुआ है, तो उसके लिए उसको कॉम्पेंसेशन मिली जाएगी। फिर अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर द कोवर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, मतलब इसके अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी होता है। फिर इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसके अंदर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि भाई कोई आदमी पहले कोई चीज बोलता है मैं ये करूंगा, बाद में वो काम करने से मना कर देता है। तो जिस आदमी को प्रॉमिस किया गया था कि उसको कोई चीज दी जाएगी या कोई काम किया जाएगा, बाद में अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है तो वो कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट को ये लगा कि हाँ भाई पैसा देना एक सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन नहीं है, या फिर कॉम्पेंसेशन निकाली नहीं जा सकती, या फिर सामने वाली पार्टी कॉम्पेंसेशन दे नहीं पाएगी, तो वो फिर दूसरे इंसान से कह सकती है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करो। तो ये इफेक्ट्स तुमने पॉइंट वाइज उसके पास आंसर दे के आने। तो देखो 5 नंबर का सवाल है, ठीक, तो 5 नंबर के हिसाब से ही आंसर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो 5 नंबर का जो सवाल है तुम्हारा करीब 1 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का ही तो है, 4 या 5 नंबर का 1 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि 5 नंबर के लिए तुम्हारे पास कितने मिनट है, 5 इंटू 1.5, 7.5 मिनट। ठीक है, तो 7.5 मिनट में तुम करीब 1 पेज भर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब मैं हर चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि थ्योरी तो तुम्हारी बुक में है ही ऑटोमेटिकली, तो तुम्हें वो बुक में थ्योरी को याद करना है और इसी फॉर्मेट में आंसर्स अपने पास दे के आने। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछे तो बता दो। नहीं, चलो अब देखते हैं हम अपने पास केस स्टडी बेस या प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चंस कैसे करने आंसर। तो देखो केस स्टडी बेस, देख एक चीज समझ लो, आईसीआई सी इंस्टीट्यूट ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है आंसर करने का, ना फाउंडेशन लेवल पे, ना इंटरमीडिएट लेवल पे, ना फाइनल पे। उन्होंने कोई तरीका नहीं दिया, उन्होंने कहा है अपने आप जैसे मर्जी आंसर कर दो। तो अब किसी तरीके से तो आंसर करना है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, पहले सामने तुम्हारे सामने केस स्टडी हो जाएगी, एक एग्जांपल आ जाएगा बना हुआ, और तुमसे कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब बताओ क्या होना चाहिए, ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या होना चाहिए, वो तुमसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तुम एक फॉर्मेट तो है ये वाला फॉलो कर सकते हो, एक और फॉर्मेट है उसको बस मैंने जंबल ऊपर नीचे कर दिया और कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में रीड करके आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से एक्ट का है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट है तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है। और अगर उसका सेक्शन भी आइडेंटिफाई हो जाए तो वो भी आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक, तो तुम कैसे आंसर शुरू करोगे, as per section जो भी जो, for example as per section 10 of the Indian Contract Act, these are the essential limits of a valid contract। ठीक है, तो एक्ट एप्लीकेबल, तुम वो जो एक्ट है उसमें क्या लिखोगे, पहले तो अगर सेक्शन नंबर याद है तो वो, प्लस
नेम ऑफ द एक्ट, साथ में उसका ईयर भी, 1872, 2013, वॉट एवर द एक्ट इज। तो सेक्शन नंबर अगर याद है तो वो, और नेम ऑफ द एक्ट। तो सवाल कैसे शुरू करें? एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर हमें सेक्शन याद ही नहीं करने, हमें सेक्शन याद ही नहीं रहते, या हमें याद नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे कि सेक्शन नंबर तो नहीं लिखना, तो फिर क्या लिखोगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या जो भी एक्ट है उसका नाम लिख दोगे। सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन दिस एंड दिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, तो पहले एक्ट एप्लीकेबल, उसकी तुम चाहे तो हेडिंग बनाना चाहो हेडिंग बना लो, ऊपर लिख दिया एक्ट एप्लीकेबल। पर ये सब काम तब पॉसिबल होता है जब ज्यादा टाइम है। अगर टाइम है तो ऊपर हेडिंग डाल दी एक्ट एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर नीचे लिखा उसका प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी की पूरी लॉ की लैंग्वेज लिख दो, बट उसके अंदर जो भी जिस चीज को भी केस स्टडी है, जिस चीज को भी रिलेट करता है, जिस सेक्शन को भी रिलेट करता है, उसको तुमने नीचे एक्सप्लेन करना है कि भैया लॉ क्या कहता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उस प्रोविजन के तुम्हें याद होने चाहिए, तो तुमने वो प्रोविजन वहां पे डिटेल में लिख दिया। अब फिर वही चीज, डिटेल में तो लिखेंगे, पर क्या पैराग्राफ में आंसर देने की कोशिश करें? नहीं, कोशिश करो अपना आंसर पॉइंट्स में देने की। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अपना आंसर कोशिश करो पॉइंट्स में देने की, और अगर पैराग्राफ में ही देना पड़ रहा है तो फिर अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक, फिर अगला क्या है? फैक्ट्स ऑफ द केस। तो हेडिंग भी बना सकते हो तुम, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फिर क्या करोगे? इसके अंदर तुम क्वेश्चन को पिक करोगे, और क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं, क्वेश्चन में जो लिखी चीजें, वो वहां पे तुम मेंशन कर दोगे। ठीक है, मतलब ऐसे 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 समझो कि क्वेश्चन में जो दिया है ना, उसको एज इट इज कॉपी कर देना। मोस्टली चीजें क्वेश्चन की कॉपी हो जाएंगी फैक्ट्स ऑफ द केस में, बट ये भी मत कॉपी कर देना हाउ वुड यू डील विद दिस, या व्हाट शुड बी डन। कॉपी करने वाले बच्चे ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो कुछ बच्चे उसको भी कॉपी कर देते हैं, हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन। नहीं, क्वेश्चन की जो के मेन चीज जो हो रही है क्वेश्चन में, उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, ज्यादा टाइम उसमें खर्च नहीं किया, अपना दिमाग खर्च नहीं किया। और फिर लास्ट में आंसर प्रूव करना है, बोला था मैंने आंसर प्रूव करना भूल जाते हैं, तो नीचे कंक्लूजन भी दोगे कि सुनो जी, लॉ ये कहता है, केस स्टडी में ये हो रहा है, तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। जब तुम इस तरीके से आंसर दोगे, तब जाके तुम्हारे पूरे प्रैक्टिकल के आंसर बनेंगे। और ये बात फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के लिए एप्लीकेबल है। तुम इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे किसी भी टीचर के पास पढ़ने जाओगे, हर टीचर तुम्हारे को इसी तरीके से बताएगा, क्योंकि यही एक तरीका है एक प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने का। तो सबसे पहले ऊपर लिखा एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन लिखा उसका कि उसके वो कौन सा सेक्शन, उस सेक्शन में क्या लिखा है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर 2 या 3 सेक्शंस एक साथ यूज होते हैं, कि एक सेक्शन एक चैप्टर का, एक सेक्शन दूसरे चैप्टर का, तो तुम्हें वो दोनों सेक्शंस को फिर प्रोविजन वाले में आंसर करना होगा। ठीक है, उनको उनके बारे में डिटेल में उसमें मेंशन करके आना होगा, पॉइंट्स में या फिर अंडरलाइन करके। अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे फैक्ट्स ऑफ द केस आंसर करा, डिटेल्स मेंशन करी, और लास्ट में कंक्लूजन दे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एग्जांपल कर लेते हैं कि एग्जाम में सवाल आएगा तो हमने किस तरीके से आंसर करना है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में सवाल आया। ठीक है, आओ इसको एक बार पढ़ते हैं, 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, मास्टर एक्स was introduced to the benefits of partnership of Messrs ABC and Company with the consent of all the partners. After attaining majority,
more than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner in the firm. Later on, Mr. L, a supplier of material to Messrs. ABC and Company, filed a suit against ABC and Company for the recovery of the debt due. In light of the Indian Partnership Act 1932, explain to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining majority. Can Mr. L recover his debt from X? 6 नंबर का सवाल है. तो पहली चीज, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कोशिश करना 2 बार पढ़ने की, क्योंकि कई बार होता है कि दो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में 2 सेक्शंस यूज हो जाते हैं अलग अलग जगहों के. तो कोशिश करने की भैया दोनों, अगर कोई और सेक्शन भी हिट हो रहा है तो वो पता चल रहा है. एक बार में तुम्हारा कुछ तो हिंट आई जाएगी, फिर कहीं कहीं दूसरे कहीं और की चीजें भी अटैच होनी शुरू हो जाएंगी. तो इसको एक बार दोबारा पढ़ोगे अगर, तो क्या दिख रहा है? मास्टर एक्स. मास्टर मतलब ये जो वर्ड होता है मास्टर, ये बच्चों के लिए यूज होता है, छोटे बच्चे होते हैं. जब बड़े हो जाते हो तो आप मिस्टर यूज करते हो, जब छोटे तो मास्टर. तो मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एबीसी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो एक बच्चे को हमने एडमिट किया टू पार्टनरशिप फर्म और टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो हमने सीखा है कि आप एक बच्चे को पार्टनर नहीं बना सकते, बट पार्टनरशिप फर्म के जो बेनिफिट्स है उसमें पार्टनर बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप सारे पार्टनर्स की कंसेंट लो. तो उन्होंने कंसेंट लिए, यहाँ पे सारे काम ठीक है. आगे, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. अटेनिंग मेजोरिटी मतलब है जब वो 18 साल का हो गया. More than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner in the firm. 18 साल हो गए, बर्थडे आ गया उसका 18वां, और उसके बाद 6 महीने बीत गए, उसने ये नहीं बताया कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना. तो याद करो, पार्टनरशिप एक्ट में हमने एक प्रोविजन सीखा था कि जब एक बच्चा मेजोरिटी की एज अचीव करता है तो उसके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है नहीं रहना चाहता. अगर वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है तो पब्लिक नोटिस दे दे, नहीं रहना चाहता तो भी पब्लिक नोटिस दे दे. तो अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है तो सारी बात ठीक है, डिसाइड हो जाएगा कि उसको क्या करना है. अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, वो बताता नहीं है कि वो पार्टनर रहना चाहता है नहीं रहना चाहता, तो ऑटोमेटिकली लॉ में क्या लिखा है कि मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है, उसने कंटिन्यू किया है खुद को एज अ पार्टनर. और इस सिचुएशन में उस बच्चे के ऊपर जो कि अब मेजॉरिटी एज का हो गया है, अब उसके ऊपर पार्टनरशिप की सारी बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी और उसकी जो लाइबिलिटीज होंगी वो उस डेट से स्टार्ट हो जाएंगी जिस डेट पे वो एडमिट हुआ था टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. मतलब जब वो छोटा बच्चा था तब से जो, जहां से वो स्टार्ट किया तब से जो लाइबिलिटीज थी वो लाइबिलिटीज अब उसके ऊर एप्लीकेबल हो जाएंगी. यानी कि पुरानी लाइबिलिटीज के लिए भी वो लायबल रहेगा और जो आने वाली लाइबिलिटीज है उनके लिए भी वो लायबल रहेगा. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो एक्स है उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो क्या करना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पार्टनर मान लिया जाएगा. अब क्या हुआ, लेटर ऑन मिस्टर एल, अ सप्लायर ऑफ मटेरियल टू एबीसी कंपनी. एल कौन है, क्रेडिटर है जो सप्लाई करता है माल किसको, फर्म को. फर्म का नाम क्या है, एबीसी कंपनी. तो उसने क्या किया, एक सूट फाइल किया, केस फाइल किया एबीसी के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू. एबीसी कंपनी ने उसको उसका पैसा नहीं दिया होगा तो सप्लायर ने उनके ऊपर केस ठोक दिया. अब हमें क्या करना है, इन लाइट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल इफ यू फेल टू गिव पब्लिक नोटिस आफ्टर टेकिंग मेजॉरिटी, और दूसरा, कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम एक्स. तो हमें बताना है कि क्या एक्स, किस हद तक एक्स की लायबिलिटी रहेगी, और दूसरी चीज, क्या एल रिकवर कर सकता है पैसा एक्स से भी. तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एप्लीकेबल जो एक्ट है वो लिखोगे. तो एक्ट एप्लीकेबल, तो क्या लिखोगे, सेक्शन, सॉरी सेक्शन अगर याद नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो लिख दोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिर दूसरा क्या पैराग्राफ, प्रोविजन. तो फिर एक्सप्लेन करोगे कि एक पार्टनर, बच्चा जो होता है उसको आप पार्टनर बना, एडमिट कर सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. On attaining the age of majority, he should give a public notice of his intention to continue or discontinue from the partnership firm. In case of a failure of giving public notice, he shall be deemed
to be the member of the partner of the partnership firm and his liabilities will continue from the date of his admission to the partnership. मतलब जब से वो एडमिट हुआ तब से उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो अराइज हो जाएंगी। फिर तुम नीचे लिखोगे कि अगर इनकेस जो उसकी बाद की लाइबिलिटीज होती हैं, 6 मंथ्स के बाद की लाइबिलिटीज होती हैं, उनके लिए वो लाइबल होता ही होता है। ये सारी चीजें तुम क्या करोगे, प्रोविजंस में एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद उसने तुमसे 2 पॉइंट में पूछा है, एक केस 1 और फिर दूसरा एक केस 2। तो फिर नीचे पहले पॉइंट नंबर 1 का आंसर दोगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे, केस स्टडी बताओगे, पूरी फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे, कंक्लूजन बताओगे। फिर केस पॉइंट नंबर 2 उसका कंक्लूजन दोगे उसके अंदर, क्योंकि सारी फैक्ट्स ऑफ द केस तुमने यहां मेंशन कर ही दी है। पॉइंट नंबर 2 में तुम पॉइंट नंबर 2 का आंसर दोगे कि क्या एल रिकवर कर सकता है पैसा एक्स से, तो आंसर इज यस, एल रिकवर कर सकता है पैसा एक्स से, क्योंकि अब एक्स पार्टनर मान लिया गया होगा। ठीक, तो देखो इसका भी आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। फिर सेम चीज मैंने फॉर्मेट यूज किया, ये वाली लाइन तुम्हारे सामने होती ही होती है, ये लाइन और खींच दी और एक ये लाइन, तो लिखा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट at any time within 6 months of his attaining majority or of his obtained knowledge that he has been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, such person may give public notice that he is elected to become or that he is elected not to become a partner, and such notice shall determine his position as regards of the firm. If he fails, देखो fails को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, if he fails यानी को within 6 months of majority, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करते चलना। If he fails to give notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. देखो मैंने यहाँ पे गैप दिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया तो एक गैप दिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया तो गैप दिया। If the minor becomes a partner by his failure to give public notice, his rights and liabilities are as follows. तो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज फिर वहां एक्सप्लेन किए जाएंगे। He becomes personally liable to third parties for all acts done since he was admitted to the benefits of partnership. His share in the property and profits of the firm remains the same to which he was entitled as minor. मतलब जो माइनर रहते हुए जो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज थी, वही राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टी जो भी हिस्सा था सेम रहेगा। अब जब तुमने पूरा लॉ समझा दिया, एक्ट एप्लीकेबल बता दिया, सेक्शन बता दिया, उसकी थियरी बता दी, अब तुम नीचे पॉइंट नंबर 1 में उसका आंसर दोगे। तो देखो यहां पे वो केस स्टडी पूरी फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहा है। इन द इंस्टेंट केस एक्स हैज फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन एबीसीएन कंपनी एंड बिकम्स पर्सनली लायबल टू एल, अ थर्ड पार्टी। फिर ये मैंने नेक्स्ट टाइम डालना रह गया, एंटर मारना रह गया। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट टाइम में शुरू होगा यहां से। इन लाइट ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 30 क्लॉज 7 read with section 30, since X has failed to give public notice that he has not elected not to become a partner within 6 months, he will be deemed to be a partner after the period of the above 6 months, and therefore Mr. L can recover his debt from him in the same way as he can recover from any other partner. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका। सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 एक्ट एप्लीकेबल बता दिया, क्या हो गया, सबसे पहले हमने एक्ट एप्लीकेबल बता दिया, फिर हमने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस और लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, एक और तरीका है, तुम क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या, सबसे पहले दे दिया फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर दे दिया एक्ट एप्लीकेबल, फिर दे दिया प्रोविजन और फिर दे दिया कंक्लूजन। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, तुम जो सूट करता है, जो तुम्हें ठीक लगता है कि पहले फैक्ट्स मेंशन करना या पहले एक्ट मेंशन करना, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम एग्जाम में इन दोनों में से किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब अगर एग्जाम में टाइम कम है तो ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पैराग्राफ से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक्ट एप्लीकेबल की बात करें तुम पहले, फिर प्रोविजन, फिर फैक्ट और कंक्लूजन की।
अगर टाइम है तो हेडिंग भी बना ली, एक्ट एप्लीकेबल, फैक्ट्स, कंक्लूजन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं और मल्टीपल आते हैं, तो तुम्हारे को फॉर्मेट सभी में ये फॉलो करना है। तुम्हारे को होना क्या चाहिए याद, तुम्हें याद होना चाहिए सारे के सारे प्रोविजंस, मतलब जो उसके अंदर थ्योरी है वो पूरी याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीज किस किस चीज पे एप्लीकेबल होती है। ऑफर के लिए अलग रूल्स हैं, कंसेशन के अलग रूल्स हैं, एक्सेप्टेंस के अलग रूल्स हैं, तो वो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए और वो सिर्फ तभी याद होती है जब तुम बार बार उनको देखोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि तुम एग्जाम में जाने से पहले अब तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है, मतलब कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हो तुम। तो सबसे पहले देखो, जैसे अभी हम 2022 में बैठे हैं, ठीक है, तो 2022 की सबसे पहले आती है एक आरटीपी। आरटीपी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, आरटीपी भी कोई चीज होती है। आरटीपी होती है रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ठीक। फिर एक होता है पीवाईक्यू या पीवाईपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर होता है एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, 2022 का आरटीपी सॉल्व करो। आरटीपी में हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आरटीपी सॉल्व करोगे, फिर इसी साल में जो पेपर हुआ है वो पेपर सॉल्व करोगे, मतलब जो मई जून 2021 वाला, जो 2022 वाला जो पेपर हुआ है वो सॉल्व करोगे। उसके बाद एमटीपी सॉल्व करोगे। जब भी तीनों हो जाएंगे फिर यही काम तुम 2021 वाले पेपर्स के लिए करोगे। 2021 का सबसे पहले दिसंबर का आरटीपी करोगे, उसके बाद उस साल का प्रीवियस 2021 का जो दिसंबर का पेपर है वो सॉल्व करोगे, और उसके बाद 2021 का ही जो एमटीपी है दिसंबर अटेम्प्ट का वो सॉल्व करोगे। इस सीक्वेंस में तुम चलते चल जाओगे। अब मैं ये सीक्वेंस ही क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि पहले 2018-19 वाले कर लो, क्योंकि जो लेटेस्ट वाले होते हैं ना, इनमें आरटीपी में से हाई चांसेस होते हैं कि सवाल एज इट इज उसके आ जाता है। बहुत बार होता है कि 10-10, 12-12 नंबर का पेपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आरटीपी से उठ के आ जाता है। तो तुम्हारे लिए आरटीपी करना इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो अकाउंट्स हो चाहे फिर वो लॉ हो, दोनों में ये आने के चांसेस इसमें से काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्वेश्चंस तुम नोटिस करोगे स्लाइटली टफ होंगे या स्लाइटली ट्रिकी जरूर लगेंगे तुम्हें, ठीक है। फिर प्रीवियस से क्वेश्चंस और ये भी, तो इनका पहला रीजन तो मैं तुम्हें दे दिया कि क्यों, क्योंकि इनमें से चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं में से आ जाए। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो ये लेटेस्ट वाले जो होते हैं ना आरटीपी या प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनमें अमेंडेड क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस में अमेंडमेंट वगैरह भी आती हैं, तो वो जो अमेंडमेंट आती है ना, तो फिर वो इनमें मिल जाती है तुम्हें। वही तुम अगर 2018, 19, 20 पीछे वाले क्वेश्चन में जाओगे तो क्या होगा, लॉ में जो अमेंडमेंट आती है वो नहीं मिलती, तो उस वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तुम कहते हो यार बुक में तो मेरी ये लिखा था, आंसर में ये लिखा है, क्या सही है। तो बेहतर क्या है कि पहले लेटेस्ट वाले करो, ताकि जो अमेंडमेंट्स हैं वो तुम्हारे को अमेंडमेंट्स का अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने आंसर में करा है वो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने अपने पास वो करना है। अब तुमने कोशिश करनी है। अब देखो एग्जाम में अगर तुम बस यूं ही बैठ के चले गए, जैसे अभी क्लास में बैठे हैं बस पढ़ लिया और छोड़ के चले गए, तो एग्जाम में मान के चलना लॉ का पेपर तुम्हारा छूटेगा, या तुमने तो तुम्हारे हिसाब से तुमने लिख दिया होगा आंसर बट नहीं किया होगा। तो क्या करो, सबसे पहले आरटीपी खोलो, आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ए बी सी डी ई, जैसे ही तुम क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में आंसर बनना आ जाएगा कि हाँ यार ये जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ रखा है उसका ये लेना देना है, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग तुमसे सीधा कहेगा अरे चल सीधा आंसर निकालते हैं, पढ़ते हैं आंसर और आगे बढ़ते हैं, बी पे पढ़ते हैं, फिर अगले को बी को क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सी पे पढ़ते हैं। अगर ये करा अप्रोच तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। तुमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पकड़ा, अपनी वो जो अर्ज है आंसर देखने की उसको मारो, अर्ज को दबा दो और आंसर लिखना शुरू करो पूरा पूरा।
तुम्हारे को जितना समझ में आ रहा है आंसर पूरा लिख दो और फिर चेक करो आंसर कि तुमने जो किया वो कितना ठीक था। ठीक है, अब क्या बच्चे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए करा, ए के तुरंत बाद आंसर देख लिया, बी करा, बी के बाद तुरंत आंसर देख लिया। नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी कम से कम 2 या 3 पार्ट सॉल्व कर लो। क्योंकि क्या होता है, 2 या 3 पार्ट सॉल्व करने पे तुम बी पे जब आओगे तो हो सकता है अपने आंसर में थोड़ा सा बदलाव करो और थोड़ा चेंज करो, सी पे आने पे थोड़ा और चेंज करो। तो ये करते करते जब तुम आंसर चेक करोगे ए बी सी का एक साथ, तो तुम्हें दिखेगा कि तुमने अपने आप में ही क्या इंप्रूवमेंट करी ए बी सी लिखते लिखते, और तुम्हें अल्टीमेटली लिखना क्या चाहिए था, क्योंकि आरटीपी में आंसर होंगे नीचे। ठीक है, तो तुम्हारे को अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो पहले 3 के जब तुमने आंसर कर लिए, वहां से आंसर चेक कर लिया, फिर तुम इसका जो बचा हुआ डी पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी डी जब वो अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, तो तुम अब और रिफाइंड तरीके से आंसर लिखना शुरू करोगे, क्योंकि पीछे से आंसर तुमने चेक कर लिया, अपनी बुद्धि भी लगा ली थी पहले 3 पार्ट में, तो अब तुम डी पार्ट और बाकी के क्वेश्चंस में और इंप्रूवमेंट करते चल रहोगे। बट ये तभी पॉसिबल है जब तुम रोज के कम से कम 4 या 5 आंसर्स लिखो, डेली के 4 to 5 आंसर्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो बीसीआर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसके अंदर लेटर राइटिंग आती है, नोट मेकिंग आती है, तो एग्जाम में वो आता है। तो अब तुम ये मत समझना कि भैया लेटर राइटिंग या जो वाली है नोट मेकिंग हमने खूब 12th में करी है, 11th-12th स्कूल से यही तो करते हुए आ रहे हैं, तो नहीं, वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो तुम लिखते थे वो थोड़ा अलग था, यहाँ पे तुम एक प्रोफेशनल डिग्री में आ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स को भी तुम्हारे को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज करना है। तो तुम्हारी जो लेटर मेकिंग, नोट मेकिंग है, उसमें भी तुम्हें रिफाइनमेंट लानी पड़ेगी, तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये मत समझ के बैठ जाना कि हमने कर रखी है तो हमें आती है, नहीं। और ये भी मत करना कि हाँ भाई नोट मेकिंग में भी हमें कुछ सिखाया, अब हमें लेटर राइटिंग में हमें कुछ सिखाया, लेटर राइटिंग खूब करी है तो आती भी है। ठीक है, तो बीसीआर जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड तुमने उसको अगर कर लिया ढंग से, अदरवाइज बीसीआर भी तुम्हें मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस। थ्योरी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मैं हर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत होते हैं और तुम्हारे को वो करने सभी को एक ही फॉर्मेट में, तुम अपने आप आंसर्स लिख के मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, बट हर क्वेश्चन के नहीं करवा सकता, हर चैप्टर के नहीं करवा सकता। तुम क्या करो, सिंपली तुम्हारे पास जो बुक दी है उस बुक में पीछे क्वेश्चंस हैं, उनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी है, उन्हीं को क्वेश्चंस को पकड़ो और वही मेरे पास लेके आओ और दिखाओ कि सर हमने ये आंसर लिखा है, अब इसमें क्या ठीक करना है। वो सब चीजें करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड बनी होगी। जो कर रहा होगा ये काम, अब हम तो बोलते हैं, हमारा काम से बताना है, समझाना है, कुएं तक ले जा सकते हैं, पानी तुम्हें पीना है, तो हम तो काम बताने का कर सकते हैं, बाकी जो करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा वो अगला अटेम्प्ट जरूर देगा। ठीक है, अब ये बता दो, किसी को किसी चीज में कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो पूछ लो अपनी तरफ से, कोई चीज किसी को पूछनी है तो बताओ। तो ये आरटीपी एमटीपी वगैरह साइट पे मिल जाएंगे ना? हाँ, आरटीपी एमटीपी ये तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तुम्हें सिंपली कहाँ जाना है, www.icai.org, इस पे जाना है। वहां पे जो स्टूडेंट सेक्शन है, स्टूडेंट सेक्शन में नॉलेज पोर्टल में जाना है, नॉलेज पोर्टल, वहां पे तुम्हें सब मिल जाएगा, आरटीपी मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे को एमटीपी और भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज सारे हैं, तुम्हारे ऊपर है कि तुम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइजेशन करते हो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट क्वेश्चन को कोशिश करना कि क्लियरली मेंशन जरूर करो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट कोशिश हमेशा ये रखना कि सीक्वेंस में करो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सारे पार्ट्स कर लिए, या अगर नहीं कर रहे हो तो उसकी जगह छोड़ दी, फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ना है तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पिक कर लिए। ये मत करना क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी कर लिया, सी डी बाद में कहीं और कर रहे हो, नहीं, सी डी के लिए फिर अगर नहीं आ रहा अभी इसके लिए समझ, तो जगह छोड़ दी, फिर आगे बढ़ गए। क्योंकि क्या होता है, चेकर को भी उतना ही पेज पलटने पड़ते हैं तुम्हारा आंसर देखने के लिए,
मतलब कि उसको क्वेश्चन पेपर बदलना पड़ता है, अब कहाँ पे अब कहाँ पे। तो अगर मैं भी जब तुम्हारे पेपर्स चेक करता हूँ तो मुझे देख के ऐसा लगता है यार ये क्या कर रहा है बच्चे ने, एक कुछ कर दिया, एक वहां कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो इरिटेशन आती है। और इरिटेशन आने से ऑटोमेटिकली इंप्रेशन जो है बच्चे की नॉलेज का वो बिगड़ जाता है, मार्क्स ऑटोमेटिकली जजमेंट से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि क्वेश्चन को सीक्वेंस में करो, सारे एक साथ कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, फिर बी के सेकंड के या फोर्थ फिफ्थ जो भी पिक करना है सारे एक साथ पिक कर लिए, फिर अगले वाले पे बढ़े। आगे और कोई डाउट? चलो फिर, तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।